हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। हमने बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का इनपुट यूनिट देखा था, देन हमने आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीयू यूनिट को। और सीपीयू यूनिट जो है वो कॉम्बिनेशन है एएलयू और कंट्रोल यूनिट का। तो ये दोनों आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि इन दोनों की वर्किंग क्या होती है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में। लास्ट वीडियो में हमने जैसे पीछे डिस्कस किया था कि सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग करता है, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूट करता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करती है, अर्थमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं उन्हें परफॉर्म करने में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक से हमें बेसिक ऑपरेशन हमें पता है, इसके जो बेसिक 4 ऑपरेशन होते हैं वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। इसमें हम मॉड्यूलस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक जितने भी तरह के ऑपरेशन होते हैं, जैसे हम मैथ्स में करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, मॉड्यूलस, इन सभी तरह के ऑपरेशन एएलयू करता है परफॉर्म। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एएलयू। इसमें अगर हम अर्थमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं उन्हें अलग अलग देखें तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर तो बेसिक यही ऑपरेशन आ जाएंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस। लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं उनमें हम ऐड करते हैं एंड, और, नॉट। ये तीनों ऑपरेशन हम जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को करेंगे हम उस टाइम पे इसकी फंक्शनिंग, इसके जो यूज़ हैं वो देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं, एंड और नॉट। इनकी बेसिक यूनिट की बात करें तो एंड का काम क्या होता है, जब भी किसी के बीच में एंड लगा दें 2 and 3 तो हम रिज़ल्ट के अंदर 2 को भी इंक्लूड करना चाहते हैं और 3 को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर हम और के ऑपरेशन की बात करें तो 2 और 3, इस लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ कि 2 और 3 में से कोई भी एक हम ले सकते हैं। 2 भी हो सकता है और 3 भी हमें रिज़ल्ट में मिल सकता है। दोनों में से कोई एक जो है वो हमें रिज़ल्ट में मिल जाएगा। और नोट का मतलब क्या होता है, अगर किसी के आगे हम नोट का यूज़ करें नोट 2, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि नोट 2 की 2 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इनका यूज़ देखते हैं कि ये कितने यूज़फुल ऑपरेशन होते हैं। देन थर्ड नंबर पे ऑपरेशन की बात करें तो हम ले सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेशन। कंपैरिजन ऑपरेशन के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, या तो इक्वल टू, या फिर लेस देन, या ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये इतने तरह के ऑपरेशन जो हैं वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेशन में। और ये सारे काम कौन करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन ऑपरेशन। ये सारे ऑपरेशन सीपीयू की जो यूनिट होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हैंडल करती है। इससे सीपीयू का ओवरहेड कम हो जाता है कि उसको सभी काम नहीं करने पड़ते और अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन एएलयू क्या करती है, हैंडल कर लेती है। पीछे हमने ये भी देखा था कि जैसे ही यूज़र इनपुट देता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, या प्रोग्रामर इनपुट देता है, तो वो पूरा डेटा डायरेक्ट एएलयू या सीपीयू के पास ना जाकर वो पहले कहाँ पे जाएगा, इनपुट से वो डायरेक्ट जाएगा स्टोरेज यूनिट में। और वो किस तरह की स्टोरेज यूनिट होगी, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जब डेटा जाएगा उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि उसके अंदर कोई इक्वेशन है, a मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइड बाई सी। ये कोई हमारे पास इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो डेटा जब मेन मेमोरी में पड़ा है और सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये टोटल जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, तो एएलयू डेटा कहाँ से लेता है, मेन मेमोरी से।
ये डेटा रिसीव करता है मेन मेमोरी से। कौन सा डेटा? जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और देन जैसे ही सारी कैलकुलेशन हो जाती है तो ये रिज़ल्ट को वापस कहाँ पे स्टोर करता है? मेन मेमोरी में। अब ये एक साइकिल आप अच्छे से दिमाग में रखना कि ALU को जो डेटा मिलता है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डेटा उसे मेन मेमोरी से मिलता है, और जब वो सारी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है वो इसका कैलकुलेशन कर लेगा इस पूरी इक्वेशन का, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो उस रिज़ल्ट को वापस से मेन मेमोरी में सेव कर देगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, A × B डिवाइड बाई C, तो इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे, जैसे 3 × 4 डिवाइड बाई 2, ये अगर कोई हमारी इक्वेशन है तो हमें बोर्डमास रूल के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड होगा, देन मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा ALU कि 4 और 2 को डिवाइड करेगा। इस पार्ट को ALU कॉपी करेगा और कहाँ पे ले जाएगा? ALU यूनिट के अंदर। ALU यूनिट में ये पार्ट आ गया। इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया कि 4 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 2। इस रिज़ल्ट को उसने मेन मेमोरी में कॉपी कर दिया, मेन मेमोरी में। यहाँ पे ये 2 ट्रांसफ़र हो गया। अब आगे की इक्वेशन क्या है कि 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इस इक्वेशन को अगेन ALU अपने अंदर कॉपी करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि 3 × 2 क्या होता है जी? 6। और 6 को जैसे ही ये रिज़ल्ट आएगा उसे वापस से वो क्या करेगा? मेन मेमोरी में कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे मेन मेमोरी में अपना जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो अब क्या सेव होगा? 6। और एक हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी इंटरमीडिएट रिज़ल्ट, तो उस इंटरमीडिएट रिज़ल्ट के टर्म को हम यहाँ पे एकदम अच्छे से समझेंगे कि पूरी इक्वेशन थी ये, और जब हम कोई इक्वेशन देते हैं, जैसे एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन दिया, तो उसको ये मतलब नहीं है कि आप इसके कौन से पोर्शन को सोल्व कर रहे हो पहले या बाद में किस पोर्शन को सोल्व कर रहे हो। एग्जामिनर जो है वो क्या करता है? फाइनल रिज़ल्ट देखता है कि आपने इस इक्वेशन का फाइनल रिज़ल्ट क्या दिया है? 6 दिया है, और ये अगर सही है तो वो उसे सही मान लेता है, ये अगर गलत है तो उसे गलत मान लेता है। वैसे ही ALU कैसे भी काम करें, कितनी टुकड़ों के अंदर इक्वेशन को डिवाइड कर दे, कैसे भी करके कैलकुलेशन परफॉर्म करे, उसका जो एक्चुअल वर्किंग है वो कौन सी मानी जाएगी? जो उसका फाइनल रिज़ल्ट होगा। यहाँ पे हमने कुछ पोर्शन जैसे 4 डिवाइड बाई 2, ये पोर्शन सबसे पहले यहाँ पे कॉपी किया था, इसका रिज़ल्ट आया था 2, और इस 2 को हमने यहाँ पे सेव कर दिया था। तो ये 2 एक अलग से हो गया यूनिट, जो पूरी इक्वेशन का सिर्फ एक पार्ट है, क्योंकि पूरी इक्वेशन तो हम ये लेके चल रहे हैं। इस पूरी इक्वेशन का एक पार्ट जो है वो क्या हो गया? रिज़ल्ट 2। और इस 2 को ही हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रिज़ल्ट। मतलब इक्वेशन जब से स्टार्ट हुई है वहाँ से लेकर जब तक हमें फाइनल रिज़ल्ट ना मिल जाए, उसके बीच में ALU कितनी बार भी मेन मेमोरी के अंदर डेटा को सेव करें, कितनी भी बार उसमें से डेटा को ले, ये सारे रिज़ल्ट क्या कहलाएंगे? बीच वाले इंटरमीडिएट रिज़ल्ट। और हमारा जो रिज़ल्ट होगा एक्चुअल रिज़ल्ट वो कौन सा माना जाएगा? 6, मतलब फाइनल रिज़ल्ट। इसको हम मेन रिज़ल्ट बोलते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि पूरी इक्वेशन के फाइनल रिज़ल्ट को हम बोलते हैं हमारा आउटपुट या रिज़ल्ट। इसके बीच में ALU अपने कंफर्ट के हिसाब से इक्वेशन को डिवाइड करे, पूरी इक्वेशन को एक साथ सोल्व करे, वो उसकी हेडेक है। उस बीच में अगर कोई भी रिज़ल्ट आता है, जैसे यहाँ पे 2 आया था, ये जो 2 है, इस 2 को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट रिज़ल्ट। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर तो इंटरमीडिएट रिज़ल्ट के टर्म को देखा था, और अब हमने उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया कि इंटरमीडिएट रिज़ल्ट एक्चुअल में क्या होता है। इसमें एक छोटी सी बात हो रहा है कि ALU जो है वो डेटा रिसीव करता है मेन मेमोरी से, और डेटा स्टोर भी किस में करता है? ये दोनों ऑपरेशन वो किस में परफॉर्म करता है? मेन मेमोरी में। और कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड टाइम पे कितनी भी टाइम मेमोरी से डेटा ले सकता है और मेमोरी के अंदर डेटा को सेव कर सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है।
तो ये एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये स्विचिंग कब तक चलती रहेगी? जब तक कि कोई ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ऑपरेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा, नोट कंप्लीट, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी कि वो डेटा मेन मेमोरी से ले ले और फिर उसमें जैसे ही कोई इंटरमीडिएट रिज़ल्ट आए उसमें स्टोर करता रहे, और जैसे ही हमें फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा तो ये पूरा प्रोसेस वहीं पे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीपीयू के सेकंड पोर्शन की, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। और ये यूनिट इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप ये मान लो कि कंप्यूटर की एक तरह से आत्मा यही है। अगर कंट्रोल यूनिट ही काम नहीं करेगा तो पूरा कंप्यूटर, चाहे उसमें एएलयू है, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी है, वो उनमें से कोई भी चीज़ें काम नहीं कर पाएगी। ये जो पूरा एक साइकिल हम देखते हैं कि जैसे इनपुट यूनिट, देन मेमोरी, देन हमने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन होंगे एएलयू, देन मेमोरी, मेमोरी कोई भी हो सकती है, मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, और देन आउटपुट। ये जो इस तरह का साइकिल आप ये पूरा देख रहे हो, ये एक्चुअल में पूरा साइकिल आप ये सोच के देखो कि इनको इंस्ट्रक्शन देता कौन है, कि कैसे इनपुट यूनिट काम करे, कि अगर कोई कीबोर्ड है तो कब यूज़र उसके ऊपर अपना इनपुट दे, और जैसे ही एक भी की प्रेस हो, जैसे एंटर प्रेस हो या फिर एस्केप की प्रेस हो या शिफ्ट की प्रेस हो, तो हैंड टू हैंड हमें देखने को मिलता है कि वो कुछ ना कुछ रिएक्शन करता है कंप्यूटर के अंदर। तो कैसे इनपुट यूनिट जब काम कर रही हो तो हर इनपुट के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर वो सेव का बटन प्रेस कर रहा है तो मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेशन हुआ है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सब कुछ कर रहा है तो वो क्या करेगा, एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इनपुट यूनिट का कोऑर्डिनेशन किसके साथ बना के चलना है, आउटपुट यूनिट का कोऑर्डिनेशन मेमोरी से बनाना है, एएलयू से बनाना है, किस तरीके से इन सब डिवाइसेस के बीच का कोऑर्डिनेशन होगा, ये सब आपस में मिलकर कैसे काम करेगी, इन सब के आपस में सामंजस्य बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए हम किस यूनिट को काम में लेते हैं, उसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। तो इसमें आप थोड़ी सी चीज़ ये और देख लेना कि इनपुट यूनिट के अंदर कंट्रोल यूनिट क्या करती है, व्हेन गिव इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन या डेटा कब देना है आपको, ये हैंडल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। एएलयू में क्या होता है, इसमें कौन सा ऑपरेशन, व्हाट ऑपरेशन डन ऑन डेटा, कि डेटा के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, इस चीज़ को डिसाइड कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। इसमें एक एग्जांपल है, तो जैसे कंट्रोल यूनिट फाइनल रिजल्ट को क्या करती है, सिर्फ फाइनल रिजल्ट को आउटपुट के ऊपर वो शो करती है, जैसे डिस्प्ले पर। लास्ट हमने अभी जैसे मल्टीप्लाई किया था एक इक्वेशन को, तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या देखने को मिला था, 6 हमें पता है कि हमें आउटपुट के अंदर, डिस्प्ले के अंदर अगर हम इस इक्वेशन को देंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट में क्या मिलेगा, 6। इंटरमीडिएट रिजल्ट अगर आप ये इक्वेशन दोगे तो आपको कभी भी आउटपुट में 2 देखने को नहीं मिलेगा। आप आज प्रैक्टिकल करके देखना, जैसे हम कैलकुलेटर के ऊपर अगर इस तरह की कोई इक्वेशन करते हैं तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, 6, हमें बीच का रिज़ल्ट नहीं देखने को मिलेगा। वैसे ही कंट्रोल यूनिट को ये पता है कि रिज़ल्ट तो मेन मेमोरी के अंदर सेव होते रहते हैं, इंटरमीडिएट रिज़ल्ट भी सेव होते हैं, बट मेन मेमोरी में जो आउटपुट के ऊपर दिखाना है वो कौन सा रिज़ल्ट दिखाना है, फाइनल रिज़ल्ट। कि इसके पास दिमाग नहीं है बट उसे ये पता है कि फाइनल रिज़ल्ट ही हमें क्या करना है, डिस्प्ले पर दिखाना है। इसमें हम इंटरमीडिएट रिज़ल्ट को देखेंगे कि कंट्रोल यूनिट नहीं दिखाता, और कंट्रोल यूनिट इनके ऊपर कंट्रोलिंग रखता है। आप एक्चुअल में कंट्रोल यूनिट की वर्किंग को देखोगे तो ये कोई भी एक्चुअल प्रोसेसिंग नहीं करता। एक्चुअल जो प्रोसेस होती है, जैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करना, हमने दे दिया 256 मल्टीप्लाई बाय 429, तो इस पूरी इक्वेशन को कौन सॉल्व करेगा, एएलयू सॉल्व करेगा। ये काम कंट्रोल यूनिट का नहीं है। कंट्रोल यूनिट सिर्फ इन सभी डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन रखता है, इन सबको हैंडल करता है, कौन सी यूनिट कब काम करेगी वो चीज़ें ये देखता है। कोई भी इंटरप्ट अगर कंप्यूटर में देखने को मिलता है, जैसे कीबोर्ड के ऊपर हमने एंटर की प्रेस कर दी, एंटर की प्रेस करते ही अगर कंप्यूटर के अंदर कोई और काम चल रहा है, कि कोई वीडियो सॉन्ग प्ले हो रहा है,
तो वो क्या होता है, हैंड टू हैंड कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा और एंटर की प्रेस होते या तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी इंटरप्ट आने पर, और यूज़र इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू देता है, कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू, वहाँ से अगर कुछ भी प्रक्रिया होती है तो हैंड टू हैंड उसका रिएक्शन हमें कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर के अंदर जो वीडियो चल रही थी, जो प्रोसेस हो रही थी, जो प्रोसेस कंटिन्यू थी, रनिंग के अंदर थी, यूज़र जैसे ही उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो उस प्रोसेस के ऊपर भी इफ़ेक्ट आ जाएगा। और ये इफ़ेक्ट कौन रिकॉग्नाइज करेगा, किसको पता चलेगा कि अभी अभी यूज़र ने की प्रेस की है, तो वो हैंडल करता है कंट्रोल यूनिट। और फाइनल अब हम इसको कंबाइन करेंगे सीपीयू के साथ। तो सीपीयू जो हम देखते हैं उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि सेंटर में पूरी जो प्रोसेसिंग हो रही है कंप्यूटर की उसको हैंडल करने वाला यूनिट। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक तो कंट्रोल यूनिट और प्लस में हम ले लेते हैं एएलयू, और एक इसके साथ में आपको ध्यान में रखने हैं कि इसी के साथ सीपीयू के अंदर रजिस्टर भी काम करते हैं। तो सीपीयू किसका कॉम्बिनेशन होता है, सीयू का, एएलयू का और रजिस्टर का। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि सीपीयू के साथ में रजिस्टर काम करते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, इनकी क्या डेफिनेशन होती है, वो सब हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ हमें ये तीनों कॉम्बिनेशन पता होने चाहिए कि सीपीयू के अंदर जो 3 पार्ट होते हैं मेन, वो या तो कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, और या फिर होता है रजिस्टर। अगर यहाँ हमें रजिस्टर देखने को नहीं मिले तो हम क्या देखेंगे, जैसे हमने ऊपर डायग्राम में देखा था कि सीपीयू को हम इतने इतने पोर्शन में ले सकते हैं। अगर यहाँ रजिस्टर देखने को नहीं मिलेगा तो वो हमें या तो मेन मेमोरी देगा या फिर डायरेक्ट मेमोरी ही वो वर्ड यूज़ कर लेगा कि सिर्फ मेमोरी। तो मेमोरी भी इसका पार्ट होती है, या स्टोरेज यूनिट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज यूनिट। तो सीपीयू वर्ड के साथ में आपको ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सीपीयू के मेन 3 कौन कौन से कंपोनेंट हम काम में लेते हैं। तो सीयू, एएलयू और रजिस्टर। रजिस्टर के अलावा क्या मिल सकती है, स्टोरेज यूनिट या फिर मिल सकती है मेन मेमोरी। ठीक है, ये इतनी आपको ध्यान में रखनी है बात को। अब सीपीयू के लिए ही एक डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं कि इसे हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, कि जैसे इंसान के अंदर दिमाग होता है और दिमाग क्या करता है कि सारे मेजर जितने भी डिसीज़न होते हैं, डिसीज़न लेना, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना, कोई भी किसी के बीच में कंपैरिजन करना, कोई एक्टिविटी करना, उन सब में दिमाग का बहुत बड़ा रोल होता है इंसान के केस में। वैसे ही अगर सीपीयू नहीं हो तो कंप्यूटर के अंदर भी हम कोई काम नहीं कर सकते। तो इसे ये एक ब्रेन के इक्वल इन्होंने बताया है कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। ब्रेन मतलब दिमाग है। जैसे सिमिलर इंसान का दिमाग काम करता है उसी तरीके से सीपीयू भी कंप्यूटर के अंदर काम करता है। सारे जो डिसीज़न हैं, सभी कैलकुलेशंस, सभी कंपैरिजन और सभी चीज़ों को कंट्रोल करना, ये सारे काम कौन करता है, सीपीयू करता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे हमने कंप्यूटर के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन को जब स्टार्ट किया था, इस जगह हमने उसकी सारी यूनिट को कंप्लीट कर लिया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक लेंगे और उसे स्टार्ट करेंगे। तो इतने नोट्स आपको बनाने हैं, टाइम से रिवाइज करना है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो जस्ट हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। लगभग हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, बेसिक जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, इसमें से उन सब क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि ये जो बेसिक हमने थ्योरी पूरा पढ़ा है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछेंगे। आपके लिए इतना ही काम है कि आप एक बार इनको रिवाइज़ करो, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम MCQ इसके डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका आपको फेयरली एग्ज़ाम देना है और देखना है कि आपके कहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कहाँ पे सही हो रहे हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर के लिए, आप उनके साथ ये चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके अपनी तैयारी को और मजबूत करने में, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।